अलग अलग प्रकार के प्लांट को कलेक्ट करना है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट को। किसी के पास प्रोडक्शन ज्यादा है, किसी के पास डिसीज रेजिस्टेंट है, कोई पेस्ट रेजिस्टेंट है। तो याद रखना वेरिएबल बहुत सारे प्लांट कलेक्ट करने हैं, तरह तरीके के जो प्लांट कलेक्ट करने हैं, उन्हीं में से एक को क्या बनाना है, मेल, और एक को फीमेल। कैसे? हम कहेंगे तुम मेल बन जाओ, नहीं, उसका लेना है पॉलन ग्रेन और किसी की स्टिग्मा पे डाल देना है। तो पहला काम है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, दूसरा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, और पेरेंट जब सिलेक्ट हो जाए तो तीसरा काम क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग से सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट पैदा होंगे, हाइब्रिड बोलेंगे। अब इन हाइब्रिड की करनी है टेस्टिंग, बोलो क्या, इवैल्यूएशन और टेस्टिंग। कहां पर? लैब। 4 काम करने के बाद इनके 5वां काम है, याद है, टेस्टिंग, रिलीज और कॉमर्शियलाइज। तो जो लोग आज हमारे साथ हैं उनको मालूम है प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग 5 काम करते हैं, और इन 5 काम को हम बार बार करेंगे 5 कैरेक्टर के लिए। पहला कैरेक्टर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के लिए कल कर चुके हैं, आज हम लोग करेंगे किसके लिए? बुक देखो, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज। तो टुडेज टॉपिक इज, यहां से सब लोग समझेंगे, पहला दिन हो, आखिरी दिन हो, कुछ भी हो, आज जो पढ़ेंगे सीखेंगे। आज हम लोग प्लांट ब्रीडिंग कराने जा रहे हैं, एंड फॉर डिसीज रेजिस्टेंट। हम ऐसे पौधे पैदा करना चाहते हैं जो डिसीज रेजिस्टेंट हो। तो डिसीज रेजिस्टेंट पौधे हमें तब समझ में आएंगे जब हम डिसीज समझ पाएंगे। तो पहले तो टाइप ऑफ प्लांट डिसीजेस आनी चाहिए कि पौधों में किस प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं। क्या पौधों में हार्ट अटैक आ सकता है? आ सकता है। हाँ, तो तुमको रस्ट हो जाती होगी, पौधे को हार्ट अटैक आए, तुम्हें रस्ट हो जाती होगी, और अक्सर होती हुई जब नहीं नहाते होगे। तो प्लांट डिसीज में क्या क्या डिसीज हो सकती हैं, उन्होंने एक लिस्ट बताई है। उन्होंने कहा कि प्लांट में कुछ फंगल डिसीजेस हो सकते हैं, फंगल डिसीजेस हो सकते हैं, प्लांट में बैक्टीरियल डिसीजेस हो सकती हैं, और प्लांट में वायरल डिसीजेस हो सकते हैं। इसके अलावा भी डिसीजेस हो सकते हैं, लेकिन ये 3 बड़े ग्रुप हैं, फंगल डिसीजेस, बैक्टीरियल डिसीजेस, वायरल डिसीज। और उन्होंने फंगल डिसीज की एक लिस्ट बनाई है जो पैराग्राफ के आखिरी में लिखी है, पर मैं उसे पहले पढ़ा रहा हूं, इसलिए समझने की कोशिश करना। फंगल डिसीजेस में मेन डिसीज है रस्ट। अब कई बच्चे पूछते हैं व्हाट इज रस्ट। ध्यान से सुनो, अगर पत्तियों में ब्लैक स्पॉट पड़ जाए, काले काले निशान पड़ जाए, आप उन्हें छुओ तो वो ब्लैक स्पॉट टूट जाए, इस तरीके की नेक्रोसिस को हम लोग रस्ट बोलते हैं। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, यानी पौधों की पत्तियों के टिश्यू डेड हो गए, और मरे हुए टिश्यू को छुओगे तो वो राख की तरह झड़ जाएगा। ठीक उसी को हम लोग बोल रहे हैं रस्ट। तो ज्यादातर डिसीजेस फंगस की रस्ट होती, और रस्ट के ग्रुप बनाए हैं बुक में, इन्होंने नाम दिया है रस्ट ऑफ व्हीट। वैसे तो ये ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है, पर आपकी बुक ने ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट लिखा है। याद रखना, मैं रस्ट ऑफ व्हीट लिख के एग्जाम्पल लिखता हूं पक्सीनिया। क्या आपने किसी फंगस का नाम सुना है? क्या नाम है? पक्सीनिया। पक्सीनिया नाम का जो फंगस है वो व्हीट में, गेहूं में रस्ट की डिसीज कर सकता है। कर सकता है? हाँ, हितेन बाबू खड़े हो, आप मुझे जवाब दीजिए कि पक्सीनिया फंगस के 4 कौन से ग्रुप में से बिलोंग करता है? मैं ग्रुप के नाम बता रहा हूं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज।
आपने फंगस में इनका नाम पढ़ा था, ये है बेसिडियोमाइसीटी। रस्ट ऑफ व्हीट होती है पक्सीनिया से, सुने कि नहीं सुने? इसके अलावा आपकी बुक में एक और रस्ट दी गई है, इसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसी को बोलते हैं पाला लगना। सर्दियों में बेटा पोटैटो खराब हो जाती है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है एक फंगस से, उसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। प्लीज नोट डाउन, बुक में नहीं है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये एक फंगस जैसा मोल्ड है, मतलब मोल्ड का बंदा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कई बार पूछा गया, कई बार एनसीईआरटी में ना होने के बावजूद भी पूछे जाने के चांसेस हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कहीं ना कहीं, एंड इट इज बाय अल्टरनेरिया सोनेली। ये सब फंगस डिसीज है। अगर किसी ने भी गन्ना खाया है तो उसने गन्ने को कई बार खाते वक्त देखा होगा, आप गन्ने को तोड़ते हो, यहां पर लाल 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 सड़ा जैसा गन्ना निकलता है काटने पर, देखा है? इट इज नोन एज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ये भी फंगल डिसीज है। शुगर केन, कॉज्ड बाय कॉलिटोट्राइकम। राजन खड़े हो। कॉलिटोट्राइकम का क्लास फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो। नहीं मालूम था ना? याद हो गया? बताओ किसका है ये? ड्यूट्रोमाइस्टिस। और ये अपनी एनसीईआरटी में दिया है। बैठो। तो ये कुछ फंगल डिसीज हैं जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हैं। इनके कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नहीं लिखे हैं, मैंने लिख दिए, इसलिए आपको आने चाहिए। यस, बताओ। रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया, लेट बाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये फंगस है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोनेली, रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉलिटोट्राइकम, ये सब बीमारियां फंगस से। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट। और ये किस प्लांट में? किसी भी प्लांट में हो सकती है। इसका नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट। और वायरस से होने वाली डिसीज बड़ी फेमस डिसीज है, TMV वायरस। सुने हो? ये क्या करता है? टोबैको मोज़ेक। टोबैको मोज़ेक नाम की बीमारी करता है। इसके अलावा एक और है टर्निप मोज़ेक। टर्निप मतलब आलू, टर्निप मतलब सना। यहां पर भी टर्निप मोज़ेक नाम की बीमारी भी है। ये सब वायरल डिसीजेज हैं। तो आपके पौधों में तरह तरीके की डिसीज हो रही है, और ये सारी डिसीज के नाम आपको याद होने चाहिए। और ये वही डिसीजेस उठाई हैं जो आपकी बुक में लिखी हैं। जहां पर लिखा होगा प्लांट डिसीजेस का पहला पैराग्राफ, उस पहला पैराग्राफ की आखिरी 4 लाइनों में बीमारियों के नाम लिखे। मैंने बस उनके ऑर्गेनिज्म का नाम लिख दिया। बताओ, रस्ट में से व्हीट की रस्ट पक्सीनिया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कभी भूल जाना तो अर्ली और ए एक साथ आ रहा, इसलिए याद रखना। अर्ली अल्टरनेरिया सोनेली, रेड रॉट शुगर केन कॉलिटोट्राइकम, फलकैटम है, पूरा नाम है कॉलिटोट्राइकम फलकैटम, लेकिन कॉलिटोट्राइकम भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। अब अगर किसी प्लांट में ये बीमारी लग जाए तो इनसे बचाव का तरीका क्या हो सकता है? मान लीजिए एक पौधा है और इस पौधे में फंगस डिसीज लग रही है। ध्यान से सुनो, एक फंगस इसको इन्फेक्ट करना चाह रहा है।
इस पौधे को। तो हम इस पौधे को फंगस से बचाने के लिए केमिकल छिड़कते हैं, नाम है फंजीसाइड्स। बोलो क्या नाम है? फंजीसाइड्स नाम के केमिकल छिड़कते हैं। तो बताओ पौधा मर जाता है? पौधा मरता है कि फंगस? अच्छा बताओ, अगर कोई बैक्टीरिया अगर किसी प्लांट पे अटैक करना चाहता है तो बताओ फंजीसाइड डालें कि बैक्टीरियासाइड? पक्का? तो हम स्प्रे डालेंगे जो बैक्टीरिया को किल करेंगे, इट इज नोन एज बैक्टीरियोसाइड्स। और वायरस को मारने की कोई दवा नहीं है, तो हम केमिकल छिड़कते हैं पौधों में। अब ध्यान से सुनो, अगर हम केमिकल पौधों में छिड़क रहे हैं तो हम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि ये केमिकल फंगस को तो मार देंगे, बैक्टीरिया को तो मार देंगे, लेकिन ये फंगस किस में चिपक जाएंगे? प्लांट। और इस प्लांट को जब हम खाएंगे तो हम पोल्यूशन से गुजरेंगे। किससे? पोल्यूशन मतलब बताइए, प्रदूषण फैलेगा। और अगर ये केमिकल हमारी बॉडी में गए, मजाक नहीं, तो हमें कैंसर होने के चांसेस हैं। दिल्ली बेल्ट में लोगों के कैंसर होने का ज्यादा कारण यह है क्योंकि दिल्ली के आसपास खेत नहीं है, लोग बहुत ज्यादा हैं और लोगों का रिक्वायरमेंट सब्जियों का बहुत ज्यादा है। तो लोग सब्जियों को उगाने के लिए बहुत केमिकल यूज कर रहे हैं अपने खेतों में, हरियाणा में, आसपास इलाके में, और इसलिए उनके पास जो सब्जियां जा रही हैं उनमें बहुत पोल्यूशन है। और पोल्यूशन होने की वजह से वो सब्जियां खाने पर वहां पर कैंसर केसेस घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? तो भाइयों बहनों, या तो हम इस पौधे पे फंजीसाइड और बैक्टीरियोसाइड्स डालें, या तो पौधे को हम इतना इक्विप्ड कर दें, पौधे में इतनी ज्यादा इक्विप्ड कंडीशन डाल दें कि पौधा प्लांट इटसेल्फ फाइट विद द डिसीज। हम कोई ऐसी जीन डाल दें पौधे में कि पौधा उस जीन के भरोसे से इन फंगस और इन बैक्टीरिया को अपने पास आने दे कि ना आने दे। तो अगर हमें कुछ प्लांट ऐसे चाहिए जो डिसीज रेजिस्टेंट हैं, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? तो हमें नॉर्मल प्लांट बनाने पड़ेंगे कि हाइब्रिड? और अगर हमारे हाइब्रिड प्लांट बन गए तो बताओ वो प्लांट बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने में खुद सक्षम होंगे? यस और नो? तब हमें फंजीसाइड की जरूरत, बैक्टीरियासाइड की जरूरत, तो पोल्यूशन नहीं होगा, कम होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तो आने वाले समय पर लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसे प्लांट तैयार करने चाहिए जिन्हें केमिकल छिड़कने की जरूरत पड़े, ताकि न पड़े तो क्या फंगस मान जाएगा? नहीं। तो हमें अपने पौधे को इतना इक्विप्ड, इतना मजबूत करना पड़ेगा कि पौधा खुद इन बीमारियों से लड़ सके। और पौधे में ये सब लड़ाई करने के लिए डालनी पड़ेंगी जीन्स। क्या डालनी पड़ेंगी? और क्या करनी पड़ेगी? क्या करनी पड़ेगी? इसके पहले कि मैं वो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स पढ़ाऊं, क्या तुम मुझे इतना जवाब दे पाओगे? अगर इतना दे पाओगे देन इट विल बी ओके। प्लांट में मुख्यतः, वैसे तो बहुत बीमारियां हैं, हजारों की संख्या में बीमारियां हैं। हमारी एनसीईआरटी बोलती है 3 प्रकार की मुख्य बीमारियां हैं, फंगल, बैक्टीरियल और फंगल में रस्ट है। कुछ रस्ट के नाम हैं, आप याद कर लोगे? मैं थोड़ा थोड़ा याद कराने की करता हूं। वीट की रस्ट, अक्सीनिया, ओके। इसके अलावा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू खराब हो रही है शुरुआत में कि लेट? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, याद रहेगा? बोलो कौन? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोरेली, और रेड रॉट ऑफ सुगर केन, क्वालिटोट्राइकम फलकैटम, याद रहेगा? क्वालिटोट्राइकम भी याद रहेगा तो बहुत काम कर जाएगा। इसके अलावा बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, बैक्टीरियल ब्लाइट। देखना ये चैप्टर कॉन्सेप्ट कम है, लेकिन ऐसे चैप्टर में क्वेश्चन निकलने के चांसेस सबसे ज्यादा आसान,
क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सोचना नहीं पड़ेगा, आएगा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय, अगर आता है तो 4 नंबर, नहीं आता तो कुछ भी कर लो। कॉन्सेप्ट लगना वाला, कॉन्सेप्ट लगा के इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल लर्न करके ठीक किया जा सकता है। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, रस्ट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, याद रहेगा? बोलो। पॉलिटो ट्राइकम फल्के, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, बैक्टीरियल और बेटा वायरस से TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, टर्निप मोज़ेक वायरस। इन बीमारियों से बचने के 2 उपाय, एक तो छिड़को केमिकल, और इन केमिकल के नाम फंजीसाइड, फंगस को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरियोसाइड है तो फंगस और बैक्टीरिया को मारने के लिए। अच्छा, ये केमिकल छिड़कने से पैदावार तो बढ़ जाएगी, बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन क्या होगा? पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन होने पर दूसरे तरीके की बीमारियां होंगी, प्लांट को कि ह्यूमन को। अब इन बीमारियों से बचने का तरीका यह है कि हमें फंजीसाइड ना डालना पड़े, और फंजीसाइड ना डालना पड़े तो पौधे को मजबूत करना पड़ेगा, और पौधे को मजबूत करने के लिए हमें करनी पड़ेगी प्लांट ब्रीडिंग। और भाइयों बहनों, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग, एक तरीके की ब्रीडिंग का नाम है कन्वेंशनल ब्रीडिंग, और दूसरी तरीके की ब्रीडिंग का नाम है म्यूटेशनल ब्रीडिंग। याद रखना, ये प्लांट ब्रीडिंग डिसीज रेजिस्टेंट के लिए हो रही है, प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं हो रही। दीज आर फॉर डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी। तो बीमारियों से लड़ने के लिए प्लांट ब्रीडिंग करने के 2 तरीके, एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम और एक म्यूटेशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम। और इसीलिए मैं डरता हूं, क्योंकि पढ़ाया हुआ जब आप नहीं बता पाते हो तो मुझे घबराहट होती। कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम में वही 5 स्टेप, कौन से वाले? पता नहीं सर। पहला, कलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। पहले जर्म प्लाज्म इकट्ठा करेंगे, क्या अलग अलग के पौधे इकट्ठा करेंगे? फिर क्या बनाएंगे? पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। देखो दोबारा तिबारा 10वीं बार बोल रहा हूं, पेरेंट मिल गए, इनमें से एक मेल और एक, ये पेरेंट इन्हीं से छांटे हैं। फिर इनकी क्या की? क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग करा दी। फिर इवैल्यूएशन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, evaluation of superior recombinant. Elisa, what is superior hybrid superiority? It is the superiority of the hybrid upon either of the parent. मम्मा से भी अच्छा कौन? बच्चा। माँ से भी अच्छा और पापा से। Superior के inferior? Two more name of this hybrid superiority. It was hybrid vigor and heterosis. याद है? 3 चीजें बताई गई थी। अगर बच्चा अपने माँ बाप से अच्छा है, इसे क्या बोलेंगे? हेटेरोसिस। और हाइब्रिड विगर और हाइब्रिड सुपीरियरिटी। हाइब्रिड सुपीरियरिटी नाम मत भूलना बेटा, इन क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। बैठो, तीनों एक ही बात है। तो हमें ऐसे बच्चे छांटने हैं जो अपने माँ और बाप के दोनों से सुपीरियर कैरेक्टर लेकर पैदा हो, यानी मेल प्लांट से भी और फीमेल प्लांट से भी अच्छे कैरेक्टर लेकर पैदा हो। और फिर इनकी करनी है यस टेस्टिंग, रिलीज और कॉमर्शियल। तो ये है कन्वेंशनल ब्रीडिंग के 5 स्टेप।
और ये ब्रीडिंग प्रोडक्टिविटी के लिए की गई कि डिसीज रेजिस्टेंट? डिसीज रेजिस्टेंट। और रिलीज की गई बहुत सारी वैरायटी जो बीमारियों से लड़ने में सक्षम हैं, और उसका एक चार्ट दिया गया आपकी बुक में, जो आप देखना नहीं चाहते। देखना चाहते हैं? मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कैसे लर्न करते हैं। डरना मत उनसे, बस मेरे साथ रहिए, मैं आपको सिखा दूंगा। हटा दूं इसे? नहीं सर। अरे डिसीज से लड़ने के लिए प्लांट ब्रीडिंग के कितने प्रोग्राम? 2। एक कौन? कन्वेंशनल, दूसरा म्यूटेशन। कन्वेंशनल के 5 स्टेप याद हैं? पहले तो जर्म प्लाज्म इकट्ठा करो, उसमें से मेल छांटो, फीमेल छांटो, फिर उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करा दो, फिर बच्चे जो आए हैं उनमें से अच्छे बच्चे छांटो, उन बच्चों की क्या करो? टेस्टिंग, रिलीज, कॉमर्स। कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम के दौरान हमने बहुत सारी वैरायटीज रिलीज की जो बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। इनमें से आपके बुक में वीट की एक वैरायटी का नाम दिया गया है। आप बुक देखते जाइए, बताते जाइएगा। वीट की इस वैरायटी का नाम है हिमगिरी। हिमगिरी, ये हिमगिरी नाम की एक वैरायटी है जो गेहूं की वैरायटी है। और याद करना, ये हिमगिरी नाम की वैरायटी बहुत सारी 2 बीमारियों से लड़ लेती है। एक लीफ रस्ट, दूसरा स्ट्राइप रस्ट, तीसरा हिल बंट। देखो, हिल माने मैंने पढ़ा था पहाड़ होता है, पर्वत होता है, तो हिल और पहाड़ों पे हिम रहती है। नहीं, हिम मतलब बर्फ, तो गिरी मतलब पहाड़। तो याद रखना, हिल बंट नाम की बीमारी से लड़ने वाली वैरायटी का नाम हिमगिरी। अगर तुम इन दोनों को लड़ रखोगे तो ये दोनों आप आ जाएंगे, लीफ रस्ट और स्ट्राइप। कई लोग पूछते सर लीफ रस्ट क्या है? लीफ में बेटा ब्लैक स्पॉट पड़ जाए, और लीफ में बेटा स्ट्राइप पड़ने लगे, काली काली पट्टियां पड़ने लगे, दैट इज नोन एज स्ट्राइप रस्ट। और इसके अलावा हिल बंट, बोलो क्या है? हिल बंट। तो 3 बीमारियों से लड़ने के लिए एक वैरायटी बनाई गई, हिमगिरी। इसके अलावा ब्रैसिका। ब्रैसिका का मतलब है सरसों। और जितने लोगों ने सरसों देखी है, पीली सरसों देखी है? पीला होता है सोना। क्या होता है? सोना को बोलते हैं स्वर्णिम। बोलो, पूसा स्वर्णिम। इसी का नाम है करण राई। इसी का नाम है करण राई। राई मतलब सरसों। पूसा स्वर्णिम नाम की वैरायटी है, इसी को हम लोग बोलते हैं करण राई। बताओ ये किन किन बीमारियों से बचाती है? व्हाइट रस्ट। किसी को याद है सरसों की पत्तियों में सफेद दाग पड़ जाते थे? क्या ये एल्बुगो नाम के फंगस से? ये व्हाइट रस्ट नाम की बीमारी से बचाएगी। वीट की व्हाइट। कल यही क्वेश्चन था आप लोग का। एक फंगस मैंने पढ़ाया था, एल्बुगो पढ़ाया था। एल्बुगो पढ़ाया था। चलो भाई खड़ी हो। यस 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 भूमिका जी, एल्बुगो की क्लास बताइए। फाइकोमाइसिटीज। राम कैन पॉज एट। राम में ए क्या है? एल्बुगो। चलो बैठो। कौन बताया? कोई नहीं बताया? अच्छा बताओ, पूसा स्वर्णिम किस बीमारी से बचाती है? व्हाइट रस्ट। क्या सरसों की पत्तियों में सफेद सफेद रस्ट पड़ जाती है? इट इज नोन एज व्हाइट रस्ट। इस व्हाइट रस्ट से बचने के लिए तुमने एक पौधा तैयार किया है, पूसा स्वर्णिम। तीसरा कौन है? कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर का मतलब होता है बंद गोभी की फूल गोभी। अब देखो, जो बेवकूफ है वो रट्टा मारेंगे और जो नहीं बेवकूफ है वो याद रखेंगे। कभी फूल गोभी को देखा है? हरे हरे पौधों के बीच में तपेद तपेद, सफेद सफेद। और सफेद को हिंदी में शुभ्र बोलते हैं, शुभ्र। और ऐसा लग रहा जैसे कि यहां पर
बर्फ जमी हो, हरे हरे पौधों के बीच में बर्फ हो। बर्फ का मतलब स्नो। नहीं आया? आया? अब इन दोनों वैरायटियों का नाम बता दो। हाँ नहीं सर, हमने तो कभी कॉलीफ्लावर देखा ही नहीं। कॉलीफ्लावर नहीं देखा? इतना छोटा छोटा होता है। फूल गोभी की बंद गोभी? अबे तुमने एग्जैगरेट कर दिया, कह रहा इतना बड़ा होता है। आइटम होगा बेटा, वो इतना बड़ा जो होता है उसे टुकनिया बोलते हैं। डू यू नो द टुकनिया? हाउ मेनी ऑफ यू नो द टुकनिया? बहुत कम है। अरे कुछ नहीं, बास्केट इन द यू नो, मैथिली में बास्केट टोकरी को बोलते हैं टुकनिया। और उस टुकनिया में एक है कि बहुत सारा? बहुत सारा। तो जब तुम इतना बड़ा बोले हो, इतना बड़ा गोभी, तो अगर तुमने देखा तो तुम आइटम हो। तो कॉलीफ्लावर में हरे हरे पौधों के बीच में सफेद सफेद कॉलीफ्लावर है। सफेद मतलब शुभ्र, शुभ्र, इसीलिए इसका नाम पूसा स्वर्णिम शुभ्रा, सॉरी पूसा शुभ्र। और एक और है पूसा, ऐसा नहीं लगता कि आइसक्रीम जैसा है? यस, इट इज नोन एज पूसा स्नो। पक्का? और आगे लिखा होगा केवन, पूसा स्नोबॉल केवन। मैं कोशिश कर रहा हूँ पिक्चर इमेज क्रिएट करने की, कि कभी कोई वैरायटी पूछ ली जाए वो किसकी है, ये तो याद आ जाए। इसके नाम में लिखा कर्ण राई, राई मतलब पीला पीला। पूसा स्वर्णिम, हिमगिरी व्हीट। बताओ पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल कितनी बीमारियों से लड़ सकती है? एक तो ब्लैक रॉट, ये ब्लैक रॉट से। इसके अलावा कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, ब्लैक रॉट, ये दो प्रकार के ब्लैक रॉट से लड़ता है, एक नॉर्मल ब्लैक रॉट और एक कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। अच्छा, कॉलीफ्लावर के बाद आता है काउपी। काउपी को हम लोग गांव में चटर के नाम से, चटरी के नाम से जानते हैं। मटर की छोटी मटर, चटरी, ये हम लोग खाते हैं कि गाय को खिलाते हैं? गाय को खिलाने की वजह से इसका नाम है काउपी। मटर की बहन, मटरी की बहन चटरी, काफी कोमल होती है वो। अगर चटरी आपने देखी है तो वो हार्ड है कि कोमल है, और इसीलिए उसका नाम पूसा कोमल। पूछे बिना जान न देंगे हम। ये जो हम मेहनत की है, जुगाड़ बनाए हैं, बताओ काउपी, पूसा कोमल कौन सी बीमारी से लड़ती है? बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट से लड़ने के काम आती है, बैक्टीरिया की ब्लाइट से लड़ने के काम आती है। अब सोचो, सफेद सफेद कॉलीफ्लावर में काला काला दाग अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? खराब। तो बताओ काला दाग बचाने के लिए कौन सा? पूसा शुभ्रा, पूसा स्नो। पक्का? अब बताओ लास्ट में क्या दिया है? चिली। और हम लोग कहते हैं मिर्ची है सदाबहार। बताओ हर सब्जी में मिर्ची खा सकते हो? और ये हर मौसम में आती है? जो हर मौसम में आए वो सदाबहार। नाम बताओ। पूसा सदाबहार। वाह मेरे बच्चे, पूसा सदाबहार। और ये बेटा वायरल डिसीज से बचाती है। किससे? वायरल। देखो कौन कौन सी बीमारी। CMV से दोनों निकाल लो, चिली मोज़ेक वायरस। दूसरा इसके बाद है TMV। बोलो व्हाट इज TMV? टोबैको मोज़ेक वायरस। और कुछ है? लीफ कर्ल। जितने भी कर्ल होते हैं ये वायरल डिसीज होते हैं, याद रखना। कर्ल आर ऑलवेज वायरल डिसीज। तो हमारी चिली में वायरस की डिसीज लगते हैं, और वायरस की डिसीज से बचने के लिए पूसा सदाबहार। देखना, आप लोग इसे ट्राई करें मेरे साथ। इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपके पास चार्ट है ऑलरेडी। देखते हैं, एक पिक्चर मेमोरी बनाते हैं। हिल बंट। हिल मतलब पहाड़ है, और इधर हिमगिरी है।
अच्छा बताओ, हिल बंड के साथ लीफ रस्ट शायद कुछ कुछ फीलिंग आ रही है? अच्छा भाई, ये तो निकल गया। अच्छा, सरसों पीली पीली होती है? पूसा स्वर्णिम, ऑल्सो नोन एज करण राय, पक्का? और एल्बुगो नाम का फंगस लगता है। और सफेद रस, व्हाइट रस, व्हीट रस की व्हाइट रस। दो हो गए। तीसरा हम लोगों ने बनाया, हाँ, कॉलीफ्लावर का पिक्चर आया दिमाग में, हरे हरे पत्तों के बीच में सफेद। पता, पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल, याद रहेगा? K1। बताओ, ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट, ब्लैक काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। अगर किसी ने कभी भी आप लोगों ने खरीदने की कोशिश की है सब्जी, तो तुम जिस दिन फूल गोभी खरीदने जाते हो तो तुम देखते हो सफेद के बीच में कुछ कुछ ब्लैक स्पॉट होते हैं, वो वाली खरीदनी चाहिए, नहीं खरीद। तीसरा, काउपी, मटर की चटर, पूसा कोमल। अब बताओ, बैक्टीरियल, और मिर्ची है सदाबहार, बोलो। CMV, व्हाट इज CMV? चिली मोज़ेक वायरस। TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। याद करो, बायोमॉलिक्यूल पढ़ाते वक्त मैंने कहा था तुम्हें 20 पेज की एक छोटी सी नोटबुक बनानी है और उसमें वो टेबल लिख लेनी है जो आखिरी 5 दिनों 2 दिनों में याद करते हैं। उनमें से मैंने एक टेबल लिखवाई थी, कौन सी? मिनरल कंटेंट की, याद है? उसी में हम लोगों ने सेलुलर कंटेंट, वाटर कितना, प्राइमरी मेटाबोलाइट, याद है? जितनी एनसीईआरटी की टेबल है उस नोटबुक में लिखी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा किताब खोलने का मन नहीं करता, किताबें मोटी होती हैं, तुम्हें लगता है परसों पेपर, अब क्या पढ़े। 2 तरीके के थॉट आते हैं मुझे फोन होकर कि सर सब कुछ 4 बार पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने का मन नहीं, क्या पढ़े? तो मैं कहता हूँ वही 20 पेज वाली कुंजी निकालो और इसको एक बार फेरा मारो। फेरा मारना मानते हो? वो छोटे छोटे नोट्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आज मैंने आपको एक टेबल और दे दी, मिल गई? लर्न करने के तरीके याद हो गए? जो भी लर्न करने की कोशिश करिए उसका एक पिक्चर मेमोरी सेट करने की कोशिश करिए, तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। ये रूल है। भले वो वर्बल मेमोरी हो, दिमाग में केवल शब्द जा रहे हो, लेकिन उनकी पिक्चर मेमोरी सेट करने की कोशिश करिएगा। मम्मी एक शब्द है मम्मी, लेकिन जैसे ही हम मम्मी बोलते हैं हम सबको अपनी अपनी मम्मी याद आ जाती। क्यों? क्योंकि उस शब्द के पीछे एक पिक्चर है। पापा एक शब्द है, हमारे घर का गेट एक शब्द है, गेट शब्द है, लेकिन हमारे दिमाग में पिक्चर आ जाता है। हमारा बेड दिख गया सबको, अपना बेड ना चाहते हुए भी दिख गया, दिख गया क्या क्या कूड़ा फैलाया है। अच्छा, हमारा बाथरूम, छी, हाँ दिख गया। हमारे घर का पूजा रूम है ही नहीं, है? तो हर शब्द के पीछे एक पिक्चर होती है। ट्राई टू मेक दैट पिक्चर। और हर बंदे को अपनी पिक्चर बनानी चाहिए। बायोलॉजी का सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर बायोलॉजी को काफी दिनों तक याद रखना, मेक अ पिक्चर। मैंने गेहूं में एक पहाड़ अपने दिमाग में बना रखा है जिसकी हिल में बंट हो गया है, बोलो हिल बंट, और उसी का नाम मैंने हिमगिरी। और मैंने कहा वहां पहाड़ों में पत्तियां हो गई हैं ब्लैक और उनमें स्ट्राइप भी हो गई है ब्लैक। तो मुझे याद है वीट की एक वैरायटी है जिसका नाम है हिमगिरी, 3 बीमारियों से बचाती है, हिल बर्न, ब्लैक रस। फिर मैंने ब्रसिका सोचा है। ब्रसिका मुझे देखते ही मुझे सरसों दिखा रही, और काली की पीली पीली, और इसीलिए उसका नाम है पूसा स्वर्णी। करण राय, व्हाइट रस है। इसके बाद मेरे दिमाग में चल रही है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर चल रहा है, दिखाई पड़ रहा है, सफेद सफेद, सफेद मतलब शुभ, पूसा शुभ। स्नोबॉल दिख रही है, याद रहेगा। फिर मुझे मटर की बहन दिख रही है, चटर।
जिसने देखी है उसे मालूम है वो कोमल है, पूसा कोमल। और फिर मैंने याद किया मिर्ची है सदाबहार, याद रहेगा। और लर्न करने के तरीके अपने मन से बनाए हैं। मिर्ची में सदाबहार, और मिर्ची में बैक्टीरिया डिसीज की वायरस, और बेटा कोमल में बैक्टीरियल, हाँ, बाकी सब में फंगल, और इन डिसीज से बचने के उपाय। बोलते हैं कि डिसीज रेजिस्टेंट जितने भी, बेटा इधर देखो साहब, डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाने में हमारी सबसे बड़ी समस्या लिमिटेशन। लिमिटेशन ये है कि जो हम जर्म प्लाज्म कलेक्ट कर रहे हैं, भूल गए जर्म प्लाज्म क्या होता है, याद है? पहला काम करते थे हम, जर्म प्लाज्म कलेक्ट करते थे, जितने प्रकार के प्लांट हो सकते हैं सब कलेक्ट करते थे। और कैसे प्लांट? जो बीमारियों से लड़ सके। भाई सो मत यार, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, और मेरे अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होता। मैं फिर बता रहा हूं वो 5 स्टेप। जर्म प्लाज्म क्यों कलेक्ट किया जाता है? ताकि अच्छी वैरायटी मिल सके। बोलते हैं हमारे पास जो जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया गया है इसमें लिमिटेड जीन ही है, बहुत कम ऐसी जीन्स हैं जो बीमारियों से लड़ सकती हैं, दैट कैन फाइट विथ डिसीज। इसलिए हमारे पास कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम में, फिर से सुनो, कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम में, वो ब्रीडिंग प्रोग्राम जो हम लोग लगातार सब तरीके के काम करते आए हैं, उन ब्रीडिंग प्रोग्राम से सारी बीमारियां ठीक करने का कोई उपाय नहीं हो सकता। बोले सारी बीमारियों को ठीक करने का उपाय क्यों नहीं है? क्योंकि सारी बीमारियों को ठीक करने वाले जीन हमारे जर्म प्लाज्म में नहीं है। सो वी नीड न्यू जीन्स। हमें नई जीन की जरूरत है, और नई जीन कहां से आएंगी जब तक वो बनाई ना जाए। और नई जीन पैदा करने का तरीका है म्यूटेशन। बोलो क्या है? म्यूटेशन। बताइए म्यूटेशन क्या होता है? इट इज सडन चेंज, इट इज अ सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अगर हम अपने जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज करें तो हमारी पेरेंटल जीन मिलेगी कि नई जीन मिलेगी? नई जीन। म्यूटेशन हमें हमेशा नई जीन देते हैं। तो हम तरह तरीके से म्यूटेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से सुनो, शायद आप बात पकड़ नहीं पाए। जब भी हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग कर रहे हैं तो जो जर्म प्लाज्म हमने कलेक्ट किया है उसमें डिसीज से लड़ने वाली बहुत सारी जीन नहीं है। डिसीज से लड़ने वाली बहुत सारी जीन है कि बहुत कम? इसलिए बहुत कम बीमारियों से लड़ने के लिए हम पौधे तैयार कर पाए। बाकी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे पास हमारे जर्म प्लाज्म में जीन है कि नहीं है? नहीं। अगर जीन ही नहीं है तो प्लांट ब्रीडिंग कराने का कोई फायदा नहीं है। तो हमें वो जीन बनानी पड़ेगी। और जीन हम कैसे बनाते हैं? आटा लेते हैं, बेलन लेते हैं, फिर बना करके डालते हैं। नहीं, हम लोग कैसे बनाएंगे? म्यूटेशन। और म्यूटेशन वो प्रक्रिया है जिससे हम जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। और ये म्यूटेशन कराए जा सकते हैं बाय म्यूटाजेंस। हम कुछ केमिकल और कुछ रेडिएशन से ये म्यूटेशन कर सकते हैं। और ये म्यूटाजेन 2 प्रकार के हो सकते हैं। केमिकल म्यूटाजेंस, कुछ केमिकल डाल करके हम लोग म्यूटेशन कर सकते हैं, और रेडिएशन डाल करके हम लोग म्यूटाजेन कर सकते हैं। रेडिएशन म्यूटाजेन भी कर सकते हैं। आपकी बुक में रेडिएशन में यूवी रेज का नाम दिया गया, देखो दिया है। तो बताओ पौधों में क्या डालोगे? यूवी रेज, गामा रेज, सारी है यार, उसमें कौन सी घबराहट है? गामा रेज, यूवी रेज, ये सारी रेज डाल करके हम लोग म्यूटेशन करा सकते हैं। और जब भी म्यूटेशन कराएंगे हमें एक प्लांट में, उसी प्लांट में नई जीन मिल जाएंगी। अब हम लोग इस प्लांट को इवैल्यूएट करेंगे। किस प्लांट को? म्यूटेशन वाले प्लांट को। अगर उस प्लांट में जीन म्यूटेट होकर आ चुकी है
तो हम कहेंगे बधाई हो, हमारे जर्म प्लाज्म में इजाफा हुआ। किसमें इजाफा हुआ? जर्म। और क्या अब हम लोग इसे जर्म प्लाज्म में इंक्लूड कर लेंगे और फिर से क्या कराएंगे? ब्रीडिंग। क्या कराएंगे? विथ ओल्ड जीन की न्यू जीन, एंड दैट ब्रीडिंग इज नोन एज म्यूटेशनल ब्रीडिंग। बोलो क्या नाम? तो बताओ, म्यूटेशनल ब्रीडिंग और कन्वेंशनल ब्रीडिंग दोनों एक ही जैसी कि अलग अलग? म्यूटेशनल ब्रीडिंग में पुरानी जीन से कि नई जीन से, और कन्वेंशनल ब्रीडिंग में पुरानी जीन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उन जीन से, और म्यूटेशनल ब्रीडिंग में हम लोग नई जीन पैदा करेंगे। कैसे पैदा करेंगे? म्यूटेशन। और म्यूटेशन करने के लिए केमिकल और रेडिएशन। जब हमारे पास म्यूटेशन हो जाएगा तो पौधे को इवेल्युएट करेंगे, क्या वाकई पौधे में म्यूटेशन कोई ऐसा हुआ जो बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम है? अगर म्यूटेशन हुआ है तो ऐसे पौधे को हम लोग कहां शामिल करेंगे? जर्म प्लाज्म। और फिर वही 5 स्टेप: कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, क्रॉस ब्रीडिंग, इसके बाद इवैल्यूएशन एंड नहीं आया। और ऐसा करके म्यूटेशनल ब्रीडिंग करके हमने येलो मोज़ेक वायरस से बचाया है। येलो मोज़ेक वायरस नाम के वायरस से बचाया है अपनी मूंग को। व्हाट इज मूंग? क्या आपने दाल सुना है? उड़द की दाल, मूंग की दाल। तो मूंग की दाल में येलो मोज़ेक वायरस से लड़ने वाला जीन पैदा किया हमने म्यूटेशन से। साथ में पाउडरी मिल्ड्यू नाम का फंगस, पाउडरी मिल्ड्यू नाम का जो फंगस है उससे लड़ने के लिए भी हमने नई जीन पैदा की, और वो भी मूंग में। तो बताओ, मूंग में 2 बीमारियों से बचने के लिए हमने क्या किया है? पता नहीं। हमने किया है कन्वेंशनल ब्रीडिंग की म्यूटेशनल ब्रीडिंग। और ये 2 बीमारियां हैं, एक वायरस की और एक फंगस की। वायरस की बीमारी येलो मोज़ेक वायरस, दूसरा पाउडरी मिल्ड्यू। और येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू से लड़ने के लिए हमने कौन सी वैरायटी पैदा की? मूंग। और मूंग की वैरायटी में कन्वेंशनल ब्रीडिंग है कि म्यूटेशनल? बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनेगा जिस दिन भी बनेगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा क्वेश्चन आया कहां से। आप में कई लोग क्लेम करेंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी, कई लोग क्लेम करेंगे, लेकिन एक छोटी सी लाइन लिख के वो निकल जाता है। एनसीईआरटी की लाइन है। मैं कोई प्लांट साइंटिस्ट नहीं हूं, ना प्लांट पैथोलॉजिस्ट हूं, ना मुझे इतना ज्यादा आता है। मैं एनसीईआरटी की चीजों को आपके सामने रख रहा हूं। तो बताओ, हमें नई जीन कैसे बनानी है? और हमने क्या म्यूटेशन करके नई जीन पैदा की? बहुत सारी जीन की एक जीन जो किससे लड़ाती है? येलो मोज़ेक, पाउडरी मिल्ड्यू। सारे पौधों में कि मूंग में? शायद अब इस टॉपिक को तो मुझे समझा पाओ। बताओ, ब्लड डिसीज से लड़ाई करने के लिए कितनी ब्रीडिंग है? एक कौन? कन्वेंशनल। दूसरी कन्वेंशनल के कितने पॉइंट? 5 याद हैं? कन्वेंशनल ब्रीडिंग से हमने कुछ वैरायटी रिलीज की हैं जिनके नाम है व्हीट के लिए हिमगिरी। केवल वैरायटी के नाम बताओ, डिसीज बाद में। व्हीट के लिए, ब्रेसिका के लिए पूसा स्वर्णिम, इतना ही बता दो अच्छा रहेगा। करण राई नाम है कॉलीफ्लावर के लिए, पूसा सुब्रा, पूसा स्नोवा। काउपी के लिए याद है? पूसा कोमल। मिर्च के लिए याद है? पूसा सदा। रट्टा मार रहे, कुछ तो दिमाग में लग रहा होगा। बताओ, कन्वेंशनल ब्रीडिंग की सबसे बड़ी समस्या, हमारे पास बहुत सारी जीन नहीं है, लिमिटेड है, इसलिए हमें नई जीन पैदा करनी पड़ेगी। और हम कहेंगे नई जीन पैदा हो जाएंगी, हमें म्यूटेशन करना पड़ेगा। इट इज अ सडन चेंज इन जेनेटिक। अपने आप लाया जाके लाना पड़ेगा। हम लोग केमिकल डालेंगे, रेज डालेंगे, यूवी रेज, गामा रेज। क्या ऐसा करके हमने कोई पौधा बनाया है? किसका? मूंग का। और मूंग में 2 बीमारियां बचाई हैं। एक और पक्का आप देखना, एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ उन्होंने आखिरी में पढ़ाया।
बोलते हैं कि हमारे जितने भी आज के कल्टीवर्स हैं, प्लीज ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरी बातों को आप रोज एक ही टोन में सुनते हो, एक ही अंदाज से सुनते हो, तुम्हें लगता है हर बार वो ऐसे ही बोलता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। अगर यही बात मैं किसी टोन बदल के नाच गा के सुनगाऊं तो शायद तुम्हें समझ में आए। यस सर। हमने कल आपको पढ़ाया था कि हमारे आज की जितनी भी वैरायटीज हैं, पहले वो कैसी थी? वाइल्ड वैरायटी। और वाइल्ड वैरायटीज को 9000 साल पहले से लेकर 11000 साल पहले इनके साथ एक बदतमीजी की गई, नाम था डोमेस्टिकेशन। फिर से बोलो। और आज हम लोग जितनी भी वैरायटी यूज कर रहे हैं वो कभी ना कभी क्या की गई थी? कभी कभी वाइल्ड थी। और आज हम जो ये वैरायटीज आज यूज कर रहे हैं, नो डाउट ये डोमेस्टिकेटेड है, पालतू हैं। ये पौधे हमने पालतू बनाए, जैसे हम लोग जानवर पालतू बनाते हैं वैसे पौधे भी पालतू बना दिए। सोना मत बेटा, कोशिश कर रहा है समझाने की, सो रहा है। वो वाइल्ड वैरायटीज जो जंगलों में अपने आप ग्रो हो जाती थी, आज हमने उनको इतना ज्यादा पैम्पर कर दिया है, इतना ज्यादा पैम्पर कर दिया है कि जंगलों में तो छोड़ो, वो खेतों में ग्रो नहीं की जा रही है अगर उनकी क्या ना की जाए केयर। इसलिए बोलते हैं ज्यादा केयर बच्चों को बिगाड़ देती है। शहरों में बच्चों का केयर, मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, और बच्चा फिर क्या क्या गुड़ करता है। और हम लोग के गांव में क्या, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी और हमसे कहा जाता पढ़ो लिखो कि नहीं खेती करना है, तो हम लोग को लगता था हे भगवान खेती करेंगे तो मर जाएंगे, तो भी पढ़ने के लिए भागते थे। अभी तो इनसे पूछो एक पढ़ने के लिए भागे हैं? नहीं भागे। पढ़ने के लिए भागना मतलब पढ़ने के लिए जाना। आप ध्यान सुनना बिटिया, क्या कुछ कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट में? पढ़ने के लिए भागना मतलब टूवर्ड्स विद्यालय भागना। और पापा कह रहे खेत चलो, और हम कहां जा रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम खेत जाएंगे तो कटाई करना पड़ेगा, वहां जाएंगे तो कम से कम बैठेंगे। पंडित जी कहेंगे दो एक कम। अच्छा, किसी को याद है जब पहाड़े चालू होते तो छुट्टी होने वाली थी? मैं तो प्राइमरी पाठशालाओं में जब पढ़ता था, अब तुम लोग तो बहुत बच्चे हो, मेरे समय पर जब मैं पढ़ता था तो जैसे ही पहाड़ा चालू हम अपना बोरिया उठाने लगते थे। अभी तो शायद तुम लोग को प्राइमरी पाठशालाओं में सीट मिल गई है। सॉरी, हम लोग अपना बोरा, अपनी पाटी, अपनी दवात, अपनी कलम लेकर पहुंचते थे। सामने बैठे थे मुंशी जी कहते थे पहाड़ा याद है? हमने कहा हाँ याद है, और वो भी बड़ा क्लिष्ट पहाड़ा पूछते, बताओ 17 का पहाड़ा। और पंडित जी के बगल में कोई ना कोई बांस की बड़ी छड़ी रहती थी, उसी के मारे हम लोग कुंठित व्यक्ति हैं, तभी तुमको मार रहे। पंडित जी 17 पूछे, हमने सारे पहाड़े भूल लिए थे लेकिन 17 याद कर लिया। जैसे 17 पूछते 17 कम 17 17 पूर्व 85। अच्छा, कोई नहीं, हमारा वो काम नहीं। तो हमारा टॉपिक ये है कि कोई ना कोई वैरायटी जो वाइल्ड थी हमने आज डोमेस्टिकेटेड कर ली। और डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज इतनी पैम्पर्ड हैं कि इनमें डिसीज बहुत तेजी से लग रहे हैं। तो इनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है लेकिन डिसीज बहुत तेजी से लग रही है। तब किसी को याद आया कि जरा इनके पूर्वजों की बात करो, वाइल्ड वैरायटी की बात करो, और जाकर जंगलों में देखो कि आज भी ये वाइल्ड वैरायटीज जंगलों में ग्रो कर रही हैं। इनकी प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, जंगलों में रह के प्रोडक्टिविटी कम है, लेकिन ये डिसीज कैसी है? सेंसिटिव की रेजिस्टेंट। तो लोगों ने कहा अब आपको बैक क्रॉसिंग करनी चाहिए, अब वापस लौटना पड़िए। जो नई वैरायटीज हैं इन वैरायटीज को उनकी वाइल्ड वैरायटीज से क्रॉस करा करके हमें अब नई वैरायटी पैदा करनी चाहिए। ऐसी वैरायटी पैदा करनी चाहिए जिनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो और डिसीज। और इन्होंने एक एग्जाम्पल ऐसा दिया है भिंडी का। आपकी बुक में भिंडी ही लिखा है तो मैं भिंडी ही लिखूंगा।
वैसे भिंडी को हम लोग बोलते हैं लेडी फिंगर, याद है? शायद आपकी बुक में इसका नाम क्या लिखा है, देखो, अबिलोमॉस्कस एस्कुलेंटस। इट इज नोन एज, स्पेलिंग प्लीज माफ कर दीजिएगा, मेरे को स्पेलिंग बहुत ज्यादा याद है। भैया आप लोग अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो, एक एक आप बंदा बोलना, ए बी एल ABE एल, एबिलो। अब चुप रहो यार, हटो भाइयों, ऑनलाइन वाले बच्चों, मुझे अंग्रेजी कम आती है, ठीक है? अबिलोमॉस्कस एस्कुलेंटस। और इस वैरायटी को सुधारा गया, और सुधारा गया उसकी वाइल्ड वैरायटी से, और इसकी एक वैरायटी पैदा की गई, दैट इज नोन एज परभनी क्रांति। परभनी क्रांति। बेटा रट्टा मत, इधर देखो, परभनी क्रांति यानी भिंडी की एक वैरायटी बनाई गई परभनी क्रांति। और ये किस बीमारी से लड़ लेती है? येलो मोज़ेक वायरस। तो येलो मोज़ेक वायरस से लड़ने के लिए आपके पास म्यूटेशनल ब्रीडिंग भी है और आपके पास ट्रेडिशनल ब्रीडिंग भी है। म्यूटेशनल ब्रीडिंग किसमें थी? मूंग में। और ट्रेडिशनल ब्रीडिंग किसमें है? एबिलोमॉस्कस एस्कुलेंटस परभनी क्रांति, येलो मोज़ेक वायरस। और कोई? बस। क्या आप लोग इतनी बातें बता पाओगे? जितना मैंने डिसीज रेजिस्टेंट में बताई है, गिन लो। आपने पहले गिन लो ताकि रट्टा मारने में आसानी रहे। यस, वीट की वैरायटी याद है? एक वीट हो गया। दूसरा ब्रासिका। तीसरा कलीफ्लावर। चौथा पांचवा, ये कहाँ मिलेगा? टेबल में। फिर म्यूटेशनल ब्रीडिंग में आए, म्यूटेशनल ब्रीडिंग में मिलेगी मूंग। 6 हो गया। और फिर इसके बाद परभनी क्रांति 7। अगर 7 एग्जाम्पल आपको आते हैं तो डिसीज रेजिस्टेंट के जितने भी करेक्टर हैं आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। अब चेहरा ऊपर करो, बोर्ड की तरफ देखो और कोशिश करो कि इन्हें याद करो, पिक्चर मेमोरी बनाओ। अब देखो 7 पॉइंट के साथ मैं इसे खत्म करता हूं, जल्दी बोलो। पहला वीट, वीट की वैरायटी का नाम हिमगिरी। केवल वैरायटी बोलते जाओ, मैं खुश हो जाऊंगा। वैरायटी हिमगिरी हो गई। दूसरा पूसा स्वर्णकरण राय। तीसरा पूसा सुब्रा, पूसा स्तोवा हो गया केवल। चौथा काउपी, पूसा तोमर। और मिर्च पूसा सगारा। मूंग याद है? किन 2 बीमारियों से? येलो मोज़ेक वायरस और पाउडर। और भिंडी की वैरायटी याद है? बोलो, परभनी क्रांति। परभनी क्रांति याद है? और ये क्या हम लोग बेटा क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं? बताओ, वाइल्ड वैरायटी से। और इसका नाम है एबिलोमॉस्कस एस्कुलेंटस। और इसको हम लोग किससे बचाते हैं? येलो मोज़ेक। 2 ही तरीके की ब्रीडिंग है, या तो कन्वेंशनल या तो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर पेस्ट रेजिस्टेंट। कई बार लोग पेस्ट का मतलब नहीं समझ पाते। पेस्ट उनको बीमारी लगती नहीं। पेस्ट आर द पैरासाइट्स। ये पैरासाइट है। दे आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं जो पौधों को खा जाते हैं। इनमें ज्यादातर इंसेक्ट का नाम आता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। तो 2 शब्द आते हैं। एक शब्द होता है पैथोजन और दूसरा शब्द होता है पेस्ट। दोनों अलग अलग बात है। पैथोजन दे आर द माइक्रोब्स। जो पैथोजन है वो माइक्रोब्स होते हैं, और माइक्रोब्स वो होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं। जैसे फंगस एक पैथोजन है,
बैक्टीरिया एक पैथोजन है, जैसे वायरस एक पैथोजन है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पैथोजन थे, आज हम पढ़ रहे हैं पैरासाइट, एंड दिस पैरासाइट आर पेस्ट। ये वो पेस्ट हैं जो मल्टी सेलुलर एनिमल हैं, जो पौधों को खा जाते हैं। दिमाग में पिक्चर बनाओ, नहीं तो ये भी रट्टा मारना पड़ जाएगा। तुमने देखे होंगे फसलों में पत्तियों में लगने वाले कीड़े, कभी देखा है? पत्तियों में कीड़े लगे हुए हैं, दीज आर पेस्ट। देखा ही नहीं? देखा है? अगर पत्तियों में देखा है तो तुमने अमरूद की पत्तियों में भी खूब सारे इंसेक्ट देखे, अलग अलग फसलों में इंसेक्ट देखे हैं। ये सारे इंसेक्ट क्या कहलाएंगे? पेस्ट। तुमने कभी बैगन काटा और बैगन के अंदर कीड़ा निकला? यस और नो? कभी नहीं देखा सर, हमने ऐसा बैगन नहीं देखा जिसके अंदर कीड़ा हो। देखा है? तुमने बैगन काटा, अंदर कीड़ा निकल आया। इट इज अ पेस्ट। क्या है? अब देखो कीड़ों के नाम सुनो, अगर कीड़ों के नाम की फीलिंग आ गई तो रट्टा मारना गया। जो फ्रूट के अंदर घुस जाए दैट इज फ्रूट बोरर। बोर करना मतलब छेद करना, फ्रूट बोरर। जो स्टेम के अंदर घुस जाए दैट इज स्टेम बोरर। तो ये कीड़े अजीब अजीब जगह पर पाए जा सकते हैं। कुछ कीड़े हैं जो फ्रूट के अंदर रहेंगे, कुछ कीड़े हैं जो स्टेम के अंदर रहेंगे, और कुछ कीड़े होंगे जो लीफ के ऊपर रहेंगे। अब ये लीफ बोरर नहीं है क्योंकि इनमें रह नहीं सकते, लीफ के अंदर है, लीफ के कीड़े, तो इनका नाम लीफ बीटल्स, लीफ इंसेक्ट हो सकता है। तो 3 तरीके से कीड़े हैं, या तो वो फ्रूट के अंदर घुस गया तो, प्लीज यार बोलो फ्रूट बोलो, स्टेम के अंदर घुसा तो, और लीफ के ऊपर रहा तो लीफ इंसेक्ट, याद रहेगा। और इन इंसेक्ट से बचने के उपाय आने चाहिए पौधे को, और पौधे की हमने ऐसे उपाय बनाने कि पौधे इन चीजों को अपने फ्रूट के अंदर घुसने ना दें, स्टेम के अंदर घुसने ना दें, लीफ के अंदर ना रहने दें। कोई कीड़ा लीफ में क्यों रह रहा? क्योंकि उसको रहने में आसानी है। अगर लीफ हम नुकीली बना दें, हेयरी बना दें, तो रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? तो पहले कीड़ों को समझें तो बीमारी समझ में आ जाएगी आपको कि कैसे बचने के उपाय हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग हम कर रहे हैं, जो ऐसी ब्रीडिंग कर रहे हैं कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट को, यानी पेस्ट से बचने के उपाय बताए। अब ध्यान सुनो, यहां पर भी जो प्लांट ब्रीडिंग है वो कन्वेंशनली है, कन्वेंशनली है। और इन कन्वेंशनल तरीकों से हम पौधों की मॉर्फोलॉजी में बदलाव करते हैं, यानी हम पौधों की मॉर्फोलॉजी को चेंज करते हैं, पौधों की बायोकेमिस्ट्री को चेंज करते हैं, और पौधों की फिजियोलॉजी चेंज करते हैं। यानी हम नई नई जीन इंट्रोड्यूस करते हैं बाय द प्लांट ब्रीडिंग, जिससे पौधों की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाए, बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाए और फिजियोलॉजी चेंज हो जाए। इफ द प्लांट चेंज दियर मॉर्फोलॉजी, और उसने इंसेक्ट ने रहने से मना कर दिया कि अब ऐसी मॉर्फोलॉजी में मैं नहीं रह पाऊंगा, तो बताओ वो पौधा पेस्ट सेंसिटिव होगा कि पेस्ट रेजिस्टेंस? पेस्ट रेजिस्टेंस। अगर उसने अपनी बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी चेंज करके उस इंसेक्ट को मार दिया या हटा दिया, तो भी वो कैसा होगा? इंसेक्ट रेजिस्टेंट। और बोलते हैं तरह तरीके से हम लोगों ने काम किए हैं प्लांट ब्रीडिंग के, वही 5 स्टेप: कलेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, क्रॉस ब्रीडिंग, इवैल्यूएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, टेस्टिंग, रिलीज। वही 5 स्टेप करके हमने पौधों की क्या बदली? क्या बदली? क्या बदली? जिससे उन पे इंसेक्ट रहने लगे कि हट गए। तो हमने पौधों की मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री बदल के इंसेक्ट को उनसे हटने पे मजबूर कर दिया। बढ़िया टोपी लाए हो तुम।
आदमी क्या क्या उपाय करता है। इस दुनिया में आदमी जाने क्या क्या उपाय करता कि लोग उसकी तरफ देखें। हम क्या करते हैं? हमारी उम्र गई बेटा। अब हम लिविंग फॉसिल है। हम तो अपनी जिंदगी जी चुके चुन्नी बाबू। बड़े खुश हैं। कहा काला कलूटा? कौन बोला? अरे बेटा चुप रहो। अब हम लोग को पौधों की क्या चेंज करनी है? मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, ताकि इंसेक्ट उसमें ना। और इनके कुछ एग्जाम्पल बुक लिखती है, अंडरलाइन करते जाना। पहला एग्जाम्पल, कुछ पौधों ने अपनी पत्तियों को हेयरी कर लिया है। पहले पत्तियां ऐसी थी तो इंसेक्ट इनमें आराम से रह लेते थे। आजकल पत्तियां ऐसी हैं, बताओ इंसेक्ट रहे कहां? अब इंसेक्ट रहे कहां? तो कुछ लोगों ने अपनी पत्तियां हेयरी कर ली हैं, हेयरी लीफ। और हेयरी लीफ करने की वजह से वो इंसेक्ट जो लीफ में रहता था अब रह पाएगा कि नहीं? और इनके दो एग्जाम्पल दिए गए। एक तो वीट में हेयरी लीफ हुई, और दूसरी है बेटा, यार भूल गया मैं, कॉटन। यस, दूसरे है कॉटन। कॉटन में भी हेयरी लीफ हुई है। और कॉटन ने और वीट ने अपने आप को बचाया है अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट से। कॉटन ने बचाया है एफिड्स, सॉरी जैसिड्स, जैसिड्स नाम के इंसेक्ट से अपने आप को बचाया है। किसने? कॉटन ने। और क्या करके बचाया? हेयरी लीफ। और वीट ने बचाया अपने आप को सीरियल लीफ बीटल से। ये एक कीड़ा है जिसका नाम है बीटल, जो पत्तियों में रहता है। सारी पत्तियों में कि सीरियल? अनाज की पत्तियों में रहने वाला कीड़ा। नाम पूरा है, अनाज की पत्तियों में रहने वाला कीड़ा। अब अंग्रेजी में बोलते हैं सीरियल लीफ बीटल। बताओ, ये पत्तियों में रहता था और पत्तियां तब चौड़ी हुआ करती थी, लेकिन बंदे ने अपनी मॉर्फोलॉजी बदल दी। क्या बदल दी? और मॉर्फोलॉजी बदल के पत्तियां चौड़ी रखी कि हेयरी, हेयर, कीड़े को रहने की जगह नहीं मिली। और दो लोगों ने इस तरीके से दो कीड़ों से छुटकारा पाया। वीट ने सीरियल लीफ बीटल से और कॉटन ने जैसिड से। लर्न तो करना पड़ेगा भाई, किस्मत में है तुम्हारी। दूसरा है, कुछ लोगों ने अपने सॉलिड स्टेम कर लिए। अगर स्टेम सॉलिड हो जाए तो अब इस स्टेम के अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकता। तो वीट के सॉलिड स्टेम में की वजह से एक सॉफ्लाई थी, स्टेम सॉफ्लाई, ये स्टेम में रहा करती थी। आजकल ये स्टेम में नहीं रहती, सॉफ्लाई के नाम से इसे बोलते हैं। सॉ का मतलब होता है कटीली, फ्लाई मतलब इंसेक्ट। उस इंसेक्ट में कुछ कांटे जैसे निकला करते थे और वो स्टेम में चिपक जाती थी। तब स्टेम कैसा था? खोखला, तो चिपकने में आसानी थी। अब स्टेम कैसा हो गया? सॉलिड। बताओ सॉफ्लाई घुस पाएगी कि नहीं? भैया इधर देखते जाओ, अपनी बुक में अंडरलाइन करते जाओ। मिला कि नहीं मिला? हाँ, सॉफ्लाई से बचने के लिए गेहूं ने कैसा स्टेम किया? सॉलिड। तीसरे तरीके का बदलाव है, कुछ लोगों ने अपनी पत्तियां कर ली स्मूथ, स्मूथ लीफ, और साथ में किया नेक्टरलेस फ्लावर, और अपने आप को कुछ कीड़ों से बचाया। नाम बताओ। यस, कॉटन बॉल वॉर्म। लोग इसका पिक्चर नहीं बना पाते, कॉटन बॉल वॉर्म का। इधर देखो, तुमने कपास सुना होगा, और कपास में जो फूल निकलता है वो बॉल जैसा दिखता है,
और इस बॉल के अंदर अगर कोई बॉम्ब घुस जाए तो नाम बताओ, बॉल वॉर्म। तो मुझे अपनी कॉटन को बॉल वॉर्म से बचाना है, तो पहले मैं अपनी कॉटन की पत्तियां कैसी करूं, स्मूथ, और दूसरा फ्लावर नेक्टरफुल की नेक्टरलेस। नेक्टर अगर नेक्टरलेस कर दूं और बेटा स्मूथ लीव कर लूं तो कौन नहीं आएगा, कॉटन बॉल वॉर्म। और ये सारे बदलाव मॉर्फोलॉजी में, फिजियोलॉजी में कि बायोकेमिस्ट्री, मॉर्फोलॉजी। इन्होंने अपनी पत्तियां कैसे की, हेयर इन, इन्होंने स्टेम सॉलिड, और इन्होंने अपनी लीफ स्मूथ। और ये चेंज है बायोकेमिस्ट्री, केमिकल में चेंज है, नेक्टर फ्री, नेक्टर लेस। ऐसे ही एक मक्के की वैरायटी है, मरने वाले हो तुम लोग पूरी तरीके से। एक मक्के की वैरायटी है मेज, और उसमें एस्पार्टिक एसिड बढ़ चुका है, मक्के में एस्पार्टिक एसिड ज्यादा हो गया है, नाइट्रोजन कम है, लो नाइट्रोजन है, एस्पार्टिक एसिड ज्यादा है। तीसरा पॉइंट बोलो, शुगर कंटेंट कम है। ऐसे मक्के पर कौन नहीं आएगा, ऐसे मक्के पर स्टेम बोरर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कुछ कीड़े हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं और आपकी किस्मत खराब करने वाले हैं। कैसे, अगर ये याद नहीं हुए और बुक में कोर्स में आ गए तो आप गए। अब गिन लो, और जो लोग गिन लेते हैं वो लोग डरते नहीं है। 1 2 3 और ये रहा 4 हैं जो हमने मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में चेंज देखे। चलो लर्न करो। पहले बताओ, कुछ लोगों ने अपनी पत्तियां हेयरी की, किसने किसने, व्हीट एंड कॉटन। व्हीट ने जब की हेयरी तो सीरियल लीफ बीटल आया कि नहीं आया, आया। और कॉटन में जैसिड नहीं आए कि नहीं आए। इसके अलावा सॉलिड स्टेम करने पर व्हीट में कौन सी फ्लाई नहीं आई, सॉफ्ट। गेहूं में सॉलिड स्टेम करने पर सॉफ्ट फ्लाई नहीं आई। और बेटा स्मूथ पत्तियां करने पर, नेक्टरलेस फ्लावर करने पर कॉटन बॉल वॉर्म नहीं आया। कहां नहीं आया, कॉटन में। और मक्के में एस्पार्टिक एसिड बढ़ गया, नाइट्रोजन कम हुई, शुगर कम हुई। ये फिजियोलॉजी में चेंज है कि बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। तो कितने तरीके के बदलाव कर सकते हो, 3, 4 नहीं 3। या तो मॉर्फोलॉजी में, पक्का, और इस तरीके से एस्पार्टिक एसिड बढ़ाकर नाइट्रोजन कम करके शुगर कंटेंट कम करके मक्के में स्टेम बोरर नहीं आया। याद रखना, अगर किसी को याद हो, वैसे बहुत कम लोग हैं जो खेती करना चाहते हैं या नहीं चाहते या देखते भी नहीं है। जो गन्ने की मिठास है वही मिठास कई बार स्टेम में करबी समझते हो, अरबी होती है। वो एक घास है, उसी जानवरों की घास उगाते हैं, गन्ने की तरह ही ग्रो करती है, लेकिन गन्ना नहीं होता। लेकिन गन्ने जैसा स्टेम मीठा, और अगर मीठा उसके जैसा है तो उस स्टेम में कौन घुस जाएगा, स्टेम बोरर, क्योंकि उसे क्या मिलेगी, शुगर। अब हमने जो अपना मेज का बेटा स्टेम बनाया उसमें शुगर बढ़ाई की कम कर देगी। अब बताओ, स्टेम बोरर को उस स्टेम से इंटरेस्ट, उसको क्या बोलते हो, चरी, चरी बोलते हो आप लोग, चरी। उस चरी का बिल्कुल पौधा गन्ने की तरह ग्रो करता है, लेकिन गांव के किसान बता देंगे कि कौन चरी है, कौन गन्ना। हाउ मेनी ऑफ यू सी द चरी, क्वाइट, ओके गुड। बाकी जिन्होंने नहीं देखी वो क्या करें। अरे बेटा कोई बात डरने की बात नहीं, कभी कभी स्टेम मीठे होते हैं, जैसे कि गन्ना। अब बताओ, गन्ने में कोई कीड़ा घुस सकता है, क्योंकि मजा है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, शुगर। अगर हम शुगर केन में शुगर हटा दे तो फिर केन काहेगा, इसलिए हम लोग शुगर केन में शुगर रहने देते हैं, लेकिन मक्के में शुगर कम कर देते हैं ताकि क्या ना घुसे स्टेम। सबसे मुश्किल यही है लर्न करना। कोशिश करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, एक पत्ती है चौड़ी चौड़ी दिख रही है, और उसमें कीड़ा बढ़िया गाने गा रहा है, यस, बैठा हुआ संडे की धूप एंजॉय कर रहा है और सीटियां बजा रहा है, वाह लाइफ इज ब्यूटीफुल। अचानक उसको देखा क्या कि उसकी पत्तियां हेयर लाइक हो गई। बताओ, कीड़ा बचा के गिर गया, फीलिंग
बताओ ये कितनी जगह हुआ? 2। एक कौन? बी। और एक कीड़ा कह रहा आइला, मेरी पत्ती जो चौड़ी थी वो कैसी हो गई? हेयर। पिक्चर बना? तो बताओ अब इन कीड़ों के नाम क्या है? एक का नाम है सीरियल लीफ बीटर और एक का नाम है जैसिड। जैसिड कहां पर? कॉटन। सीरियल लीफ बीटर कहां पर? क्योंकि गेहूं एक सीरियल है। हटा दो इसको। किसी ने अपना स्टेम क्या किया? सॉलिड। कोई स्टेम में एंट्री करना चाह रहा था? शान से कह दो। शान बदतमीजी मत करना, अब मत करना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें चीजें लंबे समय तक याद रहें। किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग बोलते हैं टेबल याद कर लेना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी बुक में टेबल है, जाके याद कर लेना। मैं जो मर रहा हूं तुम्हारे साथ, उसका कारण ये है ना, जो चीजें आपको आसानी से मिलती मुश्किल तो वो तुमको समझ में नहीं आती। आप मम्मा से लड़ते हो क्योंकि आपको मम्मा जिंदगी भर से आसानी से मिली, और 2 दिन मम्मा कहीं और चली जाए घूमने फिरने, और फिर खाना पीने की जो तकलीफ होती, मम्मा मुझे याद आ रही है। जब मेस का खाना देखते हो, सड़ी हुई रोटियां, सड़ी हुई दाल, किसकी याद आती है? आप कई बार इमोशनल में होकर के फोन करते हो, मम्मा अब मैं कभी नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगी आपसे, आप यू आर सो क्यूट, आप जैसी कोई मम्मा है ही नहीं। और एक ना एक दिन तुम मुझे याद करोगे, तुम्हें लगेगा कि आदमी था बड़ा खतरनाक, लेकिन मैं कोशिश में हूं। नो नो नहीं, देखो बेटा, मुझे ऐसा फील होता है जब तुम तालियां बजाते हो, ऐसा फील होता है, मुझे नहीं पसंद है। जैसे आई एम समथिंग, कोई मुजरे वाला कोई इंटरटेनर, तो भैया हमारे लिए तालियां मत बजाया करो, बाकी जिसको पसंद है उसके लिए बजाया करो। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, जिसको बजाना है बजाओ, प्लीज मत किया करो। मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, ये मेरा काम है बस। और इसमें अगर तुम्हें तालियां बजाने का मन किया करे तो मन में थैंक यू बोल दिया करो कि हम लोग स्टेम में एक कीड़े को घुसने नहीं दे रहे, क्योंकि स्टेम सॉलिड है। सॉलिड है। क्या तुमने गेहूं का स्टेम देखा है? जनरली हॉलो होता है, लेकिन अब की बार सॉलिड है। अब सॉफ्ट आई घुस पाएगी? अच्छा, तीसरे तरीके की मॉर्फोलॉजी में चेंज। पत्तियां स्मूथ हैं, बंदा चढ़ा और सरक गया। और फ्लावर में नेक्टर, तो बॉल में नेक्टर, तो बॉल में जाने का फायदा। तो बताओ, कॉटन बॉल वर्म जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं। और आखिरी बार याद है? बोलो। एस्पार्टिक एसिड ज्यादा, नाइट्रोजन कम, शुगर कम, स्टेम बोरर। किसका स्टेम बोरर नहीं जाएगा? मक्के का। तो मक्के के स्टेम में कीड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा? 4 ये हैं। इसके अलावा आपकी बुक में IARI लिखा हुआ है। व्हाट इज IARI? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अलग अलग वैरायटीज रिलीज कर रहे हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अलग अलग कुछ वैरायटीज रिलीज की हैं, और यहां पर 3 वैरायटीज के नाम लिखे दिखे। अरे चलो, IARI नहीं समझ में आ रहा है तो हटो, IARI बाद में लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा बताओ, क्या कुछ और 3 वैरायटीज दी गई हैं? बताओ। एक का नाम है ब्रैसिका। बोलो। इसी को पहले भी पढ़ा था। बोलो। पूसा स्वर्णिम। स्वर्णिम थी, वो कीड़ों से लड़ती थी कि बीमारियों से? और ये कीड़ों से लड़ती है कि बीमारियों से? कीड़ों से। इस ब्रैसिका का नाम है पूसा गौरव। पूसा गौरव। और ये पूसा गौरव बीमारी से लड़ रही कि इंसेक्ट से? और इस इंसेक्ट का नाम है एफिड्स। क्या बोल रहा मैं? हाँ बेटा, नाम नहीं सुने हो? लर्न करना है। हमारे घर में पाए जाने वाले सोने पे हमें गर्व है। ये क्या कह दिया मैंने? वो था पूसा, ये है पूसा। पक्का? और दोनों किसको हैं? ब्रैसिका।
पहला वाला डिसीज, दूसरा वाला एफिड्स। इसके अलावा दूसरा है बीन, फ्लैट बीन। सुनो, अब सुनो, अगर मैं फ्लैट बीन लिखूंगा तो अंग्रेजी में तुमको बिल्कुल ना समझ में आए। और अगर किसी ने फ्लैट बीन के अलावा सेम सुना है, सेम 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 की सब्जी भी बनती है, सुने हो? तो बोलते हैं सेम कोई फ्लैट बीन बोल रहा है, तो बताओ अगर सेम है तो क्या होगा? पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही कि मैं तो सेम हूं। क्यों? क्योंकि मेरा नाम क्या है? पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। और ये जैफ नाम की कीड़ों से बचते हैं। जैफ मतलब जैसिड्स। ए फॉर एम्फिड की एफिड्स और फ्रूट बोरर। और किस फ्रूट में घुसते होंगे? सेम के फ्रूट में। तो बताओ सेम के फ्रूट में कीड़े मिल सकते हैं? यस, लेकिन पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 के बीन में कीड़े नहीं मिले। पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। तीसरा क्या है? इसे नाम बोलते हैं ओकरा, और बोलते हैं भिंडी। भिंडी याद है? बताओ पूसा सवानी, सवनी नहीं, पूसा सवानी। और दूसरा पूसा A4। अब इसका कोई तरीका बन नहीं रहा था गुरु, तो हमने कुछ ऐसे उल्टा सीधा बोला कि हमारी भिंडी सयानी हो गई है। और आजकल वो किताबों में नहीं लिख रही है, A4 पेपर में लिख रही है। तो भिंडी का नाम है पूसा सवानी, पूसा A4। भिंडी की ये 2 वैरायटियां हैं, कीड़ों से लड़ जाती हैं। कौन से? अरे किस कीड़े से? पहली बात तो आप भिंडी के फ्रूट में नहीं घुस सकते, फ्रूट बोरर से लड़ जाती हैं। और स्टेम बोरर से, स्टेम मतलब सूट बोरर। तो ऐसा बोरर जो स्टेम में घुस जाए दैट इज नोन एज सूट बोरर और फ्रूट बोरर। याद रखना, ये चैप्टर जितना लोगों को कम पसंद है, इस चैप्टर से उतने आसानी से क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। इफ यू नो द नेम देन आपके सामने हो जाएगा। पहले में 7, दूसरे में 4, तीसरे में 3, 7 4 11, 3 14। आपको 14 वैरायटीज के नाम याद करने पड़ेंगे अभी का अभी। चलो पहले डिसीज, वीट। वैरायटी का नाम बताओ, बीमारियां अपने आप। वीट, हिमगिरी हो गई, ब्रासिका, पूसा स्वर्णिम। जो भी देखेगा मम्मी कसम है, देखना नहीं। पूसा स्वर्णिम का दूसरा नाम करण राय। करण राय। तीसरा पूसा शुभ्रा, पूसा पक्का। इसके बाद चौथा पूसा कोमल, याद है? पूसा सदाबहार। कितनी हो गई? 5। मूंग याद है? येलो मोज़ेक वायरस, पाउडरी मिल्ड्यू। और एक भिंडी और याद है? परभनी क्रांति, एबिलोमॉस्कस एस्कुलेंटस। येलो मोज़ेक वायरस। 7 हटाए, अब 4 और लाओ। 4 लाएं। हेयरी लीफ, वीट और कॉटन। हेयरी लीफ हो गया, वीट और कॉटन। कौन से कीड़े बाद में देखेंगे, ठीक है? स्टेम सॉलिड, वीट, याद है? पत्तियां स्मूथ और नेक्टर कम, कॉटन। फिर से बोलो, कॉटन। और एस्पार्टिक एसिड ज्यादा, नाइट्रोजन कम, पक्का। चलो स्टेम बोरर 7 और 4 11 भेज दिए। 3 ये यस, ब्रासिका, पूसा बोरर, जैसिड्स, एफिड्स। एफिड्स है, सॉरी एफिड्स। इसके बाद
पूसा सेम टू पूसा सेम 3, याद रहेगा। फ्रूट के अंदर घुस नहीं सकते, याद रहेगा। और लास्ट में पूसा सवानी और पूसा 1, याद रहेगा। 7 4 11 3 14 नहीं आया। और तुम्हें लगता है कि ये रटना इतना आसान है तो तुम बेवकूफ हो। केवल एक दूसरे से रोज पूछते रहना, पर ये भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम इसमें भी, अरे अभी टाइम नहीं होना चाहिए। प्लांट ब्रीडिंग फॉर द क्वालिटी ऑफ फूड। अरे खत्म करो यार, रोज रोज के पंगे खत्म करो। प्लांट ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी ऑफ फ्रूट। मुझे तो भाई पता नहीं चला कि आज टाइम कैसे चला गया। तुम लोग को पता चला होगा। 8 बज रहा कि 7? अरे 7। अच्छा छोड़ देंगे बस केवल। अरे रुक जाओ, देख दुख भरी कहानी सुन। नहीं पढ़ा रहे, ये लो हटाओ नहीं पढ़ा। कहानी सुन लोगे? मम्मी कसम नहीं पढ़ा रहे, कहानी सुन लो। मम्मी से सॉरी बोल रहे। ध्यान से सुनो। इस दुनिया में इस समय लगभग 7 बिलियन पॉपुलेशन है। 7 से 8 बिलियन पॉपुलेशन। इसके बीच में कुछ है। आपको मैंने डेमोग्राफी सिखाई थी और बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दौरान कि 7.2 बिलियन कब हो चुकी थी? 2011। और अब क्या चल रही? तो बड़ी होगी। तो 7 से 8 बिलियन के बीच में कहीं पॉपुलेशन है। और तुम जानते हो कितने लोग अपना डाटा देते हैं? इंडिया में तो बोलते हैं 7 लोग हैं तो 4 बताते हैं। अगर जनसंख्या करने वाला आ जाए तो 2-3 बच्चों का नाम ही नहीं बता। अरे ठीक है बस जाओ। क्यों? क्योंकि पहले इंदिरा गांधी से डरे हुए हैं। इंदिरा गांधी जी ने देखा जिसका भी एक बच्चा हुआ उसका करवा दिया है नसबंदी। इट वॉज अ टाइम ऑफ 1975। वेसेक्टोमी रूल हो गया था तो लोग तब के डरे हुए हैं और लोग बोलते नहीं कुछ नहीं, बस 1 ही 2 बच्चे। पता चला क्रिकेट टीम टहल रही है। तो 7 से 8 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। और इस वर्ल्ड की इस पॉपुलेशन में लगभग 840 मिलियन लोगों को खाना ही नसीब नहीं। 2 वक्त की रोटी नहीं, किसी को 1 वक्त की मिल रही है, किसी को 2 दिन में 1 बार खाना मिल रहा है। 840 मिलियन लोगों को हंगर ने परेशान कर रखा। हंगर, ये दुख भरी कहानी। भूख से मर रहे, तड़प रहे। अभी अभी सीरिया हुआ, सुना ना? उसके पहले बर्मा हुआ था, उसके पहले अकाल पड़ा था। अभी मिडिल ईस्ट में बहुत पंगे चल रहे हैं। हम लोग घरों में बैठ करके ईश्वर अल्लाह को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें आपने रोटी दी, हमें आपने समय दिया, हमें आपने पहनने के लिए कपड़े दिए। थैंक यू वेरी मच। आप समझ नहीं सकते कुछ देश इतनी बुरे हालात से इसी समय गुजर रहे हैं। इसी समय आज के दिनों में गुजर रहे हैं जिनके बच्चे भूख से तड़प रहे, मर रहे, युद्ध में है। तो आप समझिए वहां पर 840 मिलियन लोगों को तो खाना ही नसीब नहीं। 2 जून की रोटी बोलते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। किसी को 1 वक्त की मिल रही, किसी को 2 दिन में 1 बार मिल रहा। और कभी देखना हो तो जाओ इंडियन रेलवेज के प्लेटफॉर्म में, लोग झूठे पत्तलों को चाट करके रह रहे हैं। ये हंगर का सीन है। और बोल रहे हैं कि लगभग 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको खाना तो मिल रहा लेकिन वो मैल नरिश्ड है। इन्हें रोटी तो मिल रही है दोनों टाइम, किसी तरीके से पेट तो भर रहा, लेकिन इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे। इनको प्रोटीन नहीं मिल रही है। ये मिल रहा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं, प्रोटीन नहीं मिल रही, इनको विटामिन्स नहीं मिल रहे। अब आप कहोगे ये क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि ये पाए जाते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट में। आप खुद सोचो कि आप अपने घरों में कितने फल खा रहे हो। सोचो, कुछ लोग रोज खा रहे होंगे, बहुत अमीर लोग।
कुछ लोग हफ्ते में 1 दिन खा लेते हैं, 2 दिन खा लेते हैं, कुछ लोग महीनों में खा रहे हैं, बस दाल चावल रोटी से काम चल रहा। जो मेस में है वो कितने दिनों से फल नहीं खाए, पता होगा तुम्हें। तो जिन्होंने वेजिटेबल तो खाई है लेकिन फ्रूट्स नहीं खा रहे, तो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है। तो इन्हें खाना तो मिल रहा लेकिन इस तरीके के सब्सटेंसेस नहीं मिल रहे और इससे इन्हें डिसीज पैदा हो रही, विटामिन डिफिशियंसी डिसीज, मिनरल डिफिशियंसी डिसीज, और इससे इनकी लाइफ स्पैन घट रही है। और कई बार बच्चों को अगर केवल रोटी देते रहो, माइक्रो न्यूट्रिएंट और विटामिन ना दो, तो मेंटल डिसेबिलिटीज पैदा हो रही, बच्चे दिमागी रूप से अपंग पैदा हो रहे। बोलते हैं आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो बच्चों का दिमाग बढ़ता है कि कम हो जाता है। और ऐसी हंगर को बोलते हैं हिडन हंगर। अब देखना दिमागी लोग कैसे होते हैं। बोल रहे इनका तो अपन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनको तो खाना ही नहीं नसीब हो रहा, लेकिन इन्हें रोटी तो नसीब हो रही है, गेहूं तो नसीब हो रहा है, तो क्यों ना मैं गेहूं को इतना बढ़िया कर दूं कि इस गेहूं के अंदर ही मैं मिनरल डाल दूं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल दूं, गेहूं के अंदर ही मैं प्रोटीन डाल दूं, और गेहूं के अंदर ही मैं इसमें विटामिन डाल दूं। इसका मतलब गेहूं की क्वालिटी सुधार दूं, इसका मतलब मैं प्लांट ब्रीडिंग करूं फॉर द क्वालिटी ऑफ। तो जब वो रोटी खाएगा तो पेट भरने के साथ साथ उसकी हिडन हंगर भी खत्म हो जाएगा। और इसलिए वैज्ञानिकों ने फसलों में फलों की चीजों को डालना चालू किया, फलों के विटामिन को फसलों में डालना चालू किया और एक तरीके की प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक पैदा की, और इस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का नाम है बायोफोर्टिफिकेशन। तो ये दुख भरी कहानी को समझिए, बायोफोर्टिफिकेशन, इसको समझने की कोशिश करिए। बायोफोर्टिफिकेशन में हम अच्छे सेब पैदा कर रहे हैं ना, अच्छी सब्जियां पैदा कर रहे हैं ना, हम अच्छे अनाज पैदा कर रहे हैं जिनमें किसकी क्वालिटी है, सब्जियों की, फलों की। नहीं आया? आया, ताकि उन्हीं प्रोटीनों में, उन्हीं गेहूं में उनको फलों का भी विटामिन मिल जाए, मिनरल मिल जाए। स्वाद नहीं मिलेगा लेकिन बेटा हिडन हंगर कम की जा सकेगी। और यही हमारा टॉपिक है। बताइए पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं? पढ़ा दें? अगर 5-10 मिनट दोगे तो पढ़ लोगे और घर जाओगे, पक्का? चलो भाई, तो प्लांट ब्रीडिंग अब की बार हम लोग कर रहे हैं किसके लिए? प्रोडक्टिविटी के लिए कि क्वालिटी के लिए? बताओ, हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कितने लोगों को खाना नहीं नसीब हो? 800। क्या ये लोग हंगर से गुजर रहे हैं? और कुछ लोग हिडन हंगर से। और हिडन हंगर का मतलब है खाना तो मिल रहा है लेकिन मिनरल नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। तो बता रहे व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन? बायोफोर्टिफिकेशन इज प्लांट ब्रीडिंग। इट इज अ प्लांट ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस crop which have, ऐसी क्रॉप पैदा करनी है जिनमें क्या क्या हो सकता है। आपके बुक में 4 पॉइंट दिए गए हैं और इन 4 पॉइंट को पोयम से याद रखना। बस पोयम नहीं है, पोवम है। हम बायोफोर्टिफिकेशन प्रोटीन कंटेंट और प्रोटीन क्वालिटी के लिए कर रहे हैं। प्रोटीन कंटेंट और प्रोटीन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। किसमें प्रोटीन कंटेंट? दालों में कि अनाजों में? दालों में तो वैसे ही प्रोटीन है, लेकिन अब ये प्रोटीन दालों में डाल रहे हैं कि अनाज में? ओ फॉर ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी। कुछ गुड फैट होता है, कुछ बैड फैट होता है। हमें कैसा फैट चाहिए? गुड फैट। वी फॉर विटामिन कंटेंट। और एम फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। तो हम बायोफोर्टिफिकेशन इन 4 चीजों के लिए मुख्यतः कर रहे हैं।
कोई मुझे पूछे बताए व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन? इट इज अ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक टू प्रोड्यूस क्रॉप। हमें ऐसी फसल तैयार करनी है, ऐसे अनाज तैयार करने हैं जिसमें प्रोटीन कंटेंट हो। बताओ, गेहूं में स्टार्च होना चाहिए, लेकिन हम उसमें क्या डाल रहे हैं? स्टार्च के साथ प्रोटीन, स्टार्च के साथ, स्टार्च के साथ, स्टार्च के साथ मिनरल। तो बताओ, हमारी जो फसल है क्वालिटी में बिगड़ रही कि अच्छी हो रही है? तो 4 चीजों की बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो क्या क्या? प्रोटीन। याद रखना, ये अनाजों में भी है और वेजिटेबल में भी है। यानी हम अनाजों को भी सुधार रहे हैं, वेजिटेबल को भी सुधार रहे हैं, और सुधारते सुधारते हमने कुछ फसलों के नाम पैदा किए। इनमें से एग्जाम्पल एक एक करके लिखते जाएंगे। पहला एग्जाम्पल है मेज का, मक्के का। मेज में जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है उसमें लाइसीन और ट्रिप्टोफैन नाम के अमीनो एसिड नहीं पाए जाते। यानी जनरली जो भुट्टा आप खाते हैं उस भुट्टे में लाइसीन और ट्रिप्टोफैन नाम के अमीनो एसिड कम होते हैं या फिर नहीं पाए जाते। याद रखना, लाइसीन और ट्रिप्टोफैन ये एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। परसों मैंने पढ़ाया था व्हाट इज इसेंशियल अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी ना बनाए, और हमें कहां से लेने पड़ते? फूड। और हम मक्का खा रहे हैं और हमें लाइसीन नहीं मिल रहा और ट्रिप्टोफैन नहीं मिल रहा। तो अब हम मेज को फोर्टिफाइड करेंगे। नाउ अब बाजार में फोर्टिफाइड मेज मिलता है। फोर्टिफाइड मेज का मतलब क्या हुआ? ऐसा मेज जिसका क्या कर दिया गया है? बायो फोर्टिफिकेशन, या फिर आप इसे बोल सकते हो बायो फोर्टिफाइड मेज। और बोलते हैं बायो फोर्टिफाइड मेज में लाइसीन और ट्रिप्टोफैन को कंटेंट को डबल किया गया है। डबल किया गया, जितना भी पाया जाता था उससे ट्वाइस कंटेंट कर दिया गया। तो आजकल बायो फोर्टिफाइड जो मक्का मिल रहा है उसमें लाइसीन और ट्रिप्टोफैन का कंटेंट बढ़ा दिया गया है। इसी तरह हमने अपने गेहूं को सुधारा है। वीट, बोलते हैं वीट में एक वीट की वैरायटी है एटलस 66, और इस एटलस 66 में प्रोटीन कंटेंट बहुत बढ़िया है। याद रखो, गेहूं में स्टार्च होना चाहिए लेकिन इसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा है। इस एटलस 66 से हमने बायो फोर्टिफाइड वीट बनाए। ये बायो फोर्टिफाइड है, किससे बनाए? इसकी मदद से हमने ब्रीडिंग की है और बायो फोर्टिफाइड वीट बनाए, जिनमें प्रोटीन कंटेंट घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। याद रखना, ऐसे ही हमने राइस भी सुधारा है। बताओ, ये क्या सुधारा था? मक्का। ये क्या सुधारा? गेहूं। और ये क्या? राइस। राइस में हमने आयरन को डाला है, आयरन को। ऐसे राइस को हम लोग बोलते हैं आयरन फोर्टिफाइड राइस। और आयरन फोर्टिफाइड राइस जो हमने बनाए हैं वो कम से कम 5 गुना आयरन, 5 टाइम्स आयरन रखते हैं नॉर्मल राइस से। वैसे राइस में आयरन नहीं होता, लेकिन हमारे बायो फोर्टिफाइड राइस में आयरन डाला गया है। अब नाम सुनो IARI का, अब अंडरलाइन करो। देखो IARI लिखा होगा। व्हाट इज IARI? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में है। कहां पर? न्यू दिल्ली। और इन्होंने कुछ वेजिटेबल की वैरायटीज भी पैदा की हैं जिनमें विटामिन ए है। विटामिन ए वाली वेजिटेबल पैदा की हैं। इसको ऐसे लर्न करेंगे सब लोग। देखो कैसे, PCS, विटामिन ए PCS नाम के 3 पौधों में है। P फॉर पंपकिन, पंपकिन माने कद्दू। C फॉर कैरेट, कैरेट में भी हमने विटामिन ए बढ़ाया है। और S फॉर स्पिनच, दैट इज पालक। पालक में हमने विटामिन ए बढ़ाया है। IARI ने 3 वैरायटीज दी हैं, पंपकिन, कैरेट
स्पिनच, इसमें विटामिन ए बढ़ा दिया है। और ऐसे ही हमने विटामिन सी वाली सब्जियां भी पैदा की हैं जिनमें विटामिन सी है। ये क्वेश्चन पूछा गया एक साल 17 या 18 में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी वाली पत्तियों में है बी, वन इज नोन एज बिटर गॉर्ड, करेला। करेले में हमने विटामिन सी पैदा की। इसके अलावा बथुआ, जानते हो बथुआ? हाँ, पालक की तरह बथुआ है, मेथी, पालक, बथुआ। इसके अलावा मस्टर्ड, मस्टर्ड में भी हम लोगों ने बेटा विटामिन सी डाली है। इसके अलावा टमाटर खट्टा होता है तो उसमें तो होगी ही, टोमेटो, बीबीएमटी या फिर बथुआ, बिटर गॉर्ड, मस्टर्ड, टोमेटो। और ये दोनों इतना भूलोगे कि क्या बताएं, इसलिए एक को लर्न कर लेना, दूसरा अपने आप हो जाएगा। PCS में विटामिन ए, विटामिन ए, P फॉर पम्पकिन, C फॉर कैरट, S फॉर स्पिनच, स्पिनच मतलब पालक। और विटामिन C फोर्टिफाइड कौन कौन? बिटर गॉर्ड मतलब करेला, करेला कड़ू है लेकिन विटामिन सी डाल दिया उसमें। बथुआ में विटामिन सी, मस्टर्ड में विटामिन सी, टमाटर में विटामिन सी। इसके अलावा हमने आयरन और कैल्शियम वाली भी सब्जियां बनाई हैं, आयरन एंड कैल्शियम फोर्टिफाइड। और दो चीजें हमने बनाई, एक है बथुआ, दूसरा पालक। बथुआ और स्पिनच, इन दोनों को हमने आयरन और कैल्शियम से फोर्टिफाइड किया है। शायद एक एग्जांपल और है, बस प्रोटीन कंटेंट किसमें? बीन, यस, बीन मतलब है सेम, और कुल मिलाकर के 4 प्रकार की बीन। एक बीन का नाम है ब्रॉड बीन, एक नाम है लबलब, लबलब इज सेम, डॉलिकोस लबलब, इट इज सेम। इसके अलावा फ्रेंच बीन, और इसके अलावा कोई और है गार्डन पी। इन सब में प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दिया है, प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दिया है। भागने का मन कर रहा लेकिन जाने नहीं दूंगा मैं जब तक पूछूंगा नहीं। बताओ इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन किसके किसके बीच में है? 7 से 8 बिलियन। और इन 7 से 8 बिलियन में लगभग 840 मिलियन, जो अब लगभग 1 बिलियन के पास जा रहा होगा, क्योंकि ये डाटा नया है कि पुराना। लगभग 1 बिलियन लोगों के पास क्या नहीं है? खाना। और वो किससे गुजर रहे हैं? हंगर। और लगभग 3 बिलियन लोग, किनके? जिन्हें रोटी तो मिल रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन, प्रोटीन, तो बताओ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उनके पास सब्जी खरीदने के लिए और फल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हम जो सब्जी में मटेरियल पाया जाता है उसे सब्जी में रखें कि अनाज में दे दें। तो हमने एक प्रोसेस किया, बायो फोर्टिफिकेशन। क्या किया? याद है? What is biofortification? It is a plant breeding. It is a to enrich the quality of crop. Quality of 4 चीजें बढ़ाते हैं। पोयम की जगह पोवम, याद रहेगा? पहला प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट एंड क्वालिटी, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। क्या इनके कुछ एग्जांपल है? सबसे पहला एग्जांपल है मक्के का। पहले याद करो, मक्के का, गेहूं का, चावल का। पहले इन 3 से निपटो। मक्के का कोई है? इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन को डबल किया गया। फिर गेहूं आया, गेहूं में प्रोटीन बढ़ाई गई। क्या बढ़ाई गई? प्रोटीन, एटलस 66 की मदद से। यस और नो? फिर आया चावल में आयरन बढ़ाया गया। कितना गुना? 5 गुना।
तो मक्का निपट गया, गेहूं निपट गया, चावल निपट गया। अब आई सब्जियां, क्या है सब्जियां? IARI याद है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, और इसने कुछ बेटा सब्जियां पैदा की। इनमें से एक है विटामिन ए और एक विटामिन सी। पहले दोनों से निपटो। ए वाला PCS, पीवा, पंपकिन, कैरेट, BBMT, बिटर गॉर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो। विटामिन सी, विटामिन ए याद रहेगा। इसके बाद आयरन बढ़ाया, कैल्शियम बढ़ाया। देखो बेटा, बहुत पुरानी कहावत है, पालक खाओगे तो खून बढ़ेगा। खून मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब आयरन। तो आयरन बढ़ाया गया दो जगह, बथुआ और पालक। पालक का मतलब स्पिनच। और प्रोटीन कंटेंट बढ़ाई गई बीन में। 4 बीन हैं, ब्रॉड बीन, लबलब इज सेम, लबलब इज सेम, और फ्रेंच बीन और बायोफोर्टिफिकेशन खत्म हो गया। आखिरी 2 टॉपिक है SCP, सिंगल सेल प्रोटीन, एंड टिश्यू कल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।